चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवीजन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये टॉपिक आपका 10 to 15 मिनट्स के अंदर कवर होगा फॉर दोज हु आर गोइंग टू डील देयर एग्जामिनेशन इन मे और जून 2017। ढंग से सुनेंगे, रिवीजन है। ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं रखेंगे कि हम आपको चीज़ें डिटेल में बताएंगे। सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 25, सेक्शन 25A, सेक्शन 26, सेक्शन 27 कहता है बिल्कुल दिमाग खोलेंगे। सबसे पहला सेक्शन आपका बोलता है एनुअल चार्जिंग सेक्शन, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। सेक्शन 24 रह गया क्या? 24 डिडक्शंस, जिसमें हम लोग दो डिडक्शंस देखेंगे, 24A एंड 24B। ये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शंस के बारे में बताता है और ये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बताता है। आगे चलकर हम इसको फिर से दो पार्ट में तोड़ेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड अदर्स। अदर्स का मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी एंड डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। अच्छा, सेक्शन 25, सेक्शन 26 को ओनरशिप के बारे में बताएगा, जो बहुत ही छोटा सा पॉइंट है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 27 डीम्ड ओनर के बारे में बताएगा। 25 ए न्यू सेक्शन है, ये आपके लिए अमेंडेड, ध्यान देंगे। हाँ जी, सेक्शन 25 पहले दो सेक्शन होते थे, सेक्शन 25AA एंड सेक्शन 25B, जिनको हटा दिया गया है। अब इनका कोई रेलेवेंस नहीं है। 22, 23, 24, 25A, 6, 7, दैट्स इट। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने चार्जिंग सेक्शन से, जो कहता है द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी building or land appurtenant thereto of which assessees the owner shall be charged to tax under the head income from house property after giving deductions under section 24। मैं फिर से बोलता हूँ, the annual value of any property comprising any building or land appurtenant thereto of which assessees the owner shall be charged to tax under the head income from house property after giving deductions under section 24। यानी अब आपका कैलकुलेशन इनकम का एनुअल वैल्यू पर होगा। एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन किस सेक्शन में है? डिडक्शंस किस सेक्शन में है? किसको बेनिफिट मिलता है? वो एसएससी जो उसका ओनर हो। ओनर इंक्लूड्स को ओनर। इज इट क्लियर? ओनर इंक्लूड्स को ओनर। अब मैं फिर से बोलता हूं, द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, उस पर टैक्स लगेगा, जिसमें शामिल है बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू, बिल्डिंग और उसके साथ लगी हुई जमीन, ना कि लैंड और बिल्डिंग अपरटेनेंट देयर टू। इस चीज का खास ख्याल रखेंगे, बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू ऑफ विच एसेसीज द ओनर इंक्लूड्स को ओनर शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। आते हैं सेक्शन 23, हाउ टू कंप्यूट एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने सिस्टम बताया था आपको, कुछ फैक्टर्स बताए थे। वो फैक्टर्स थे जिनके कारण एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होता है। पहला एक्चुअल रेंट, दूसरा फेयर रेंट, तीसरा म्युनिसिपल वैल्यू, फोर्थ स्टैंडर्ड रेंट। ये चार फैक्टर्स हैं जिनके सपोर्ट से हम कैलकुलेशन करते हैं एनुअल वैल्यू का। कैसे सर? वो ऐसे, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, इन दोनों में जो हाई होगा
वो फेयर रेंट नंबर 1 कहलाएगा। अच्छा, फेयर रेंट नंबर 1 का कंपैरिजन आप स्टैंडर्ड रेंट से करेंगे। जो तीनों में लोअर होगा, दोनों में लोअर होगा, वो फेयर रेंट नंबर 2 कहलाएगा। अब फेयर रेंट नंबर 2 का कंपैरिजन आप एक्चुअल रेंट मीन्स एक्चुअल विच इज एक्चुअली रिसीव्ड। इसका मतलब हम उस रेंट की बात यहां नहीं कर रहे जो, यहीं लिख दे, डज नॉट इंक्लूड अनरियलाइज्ड रेंट। डज नॉट इंक्लूड अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट कौन सा? मैंने आपको मकान दिया किराए पर, मुझे आपसे किराया मिलना था, एक्चुअल में मिलता, लेकिन आपने कुछ महीनों का किराया मुझे नहीं दिया, तो वो अनरियलाइज्ड रेंट। लेकिन ऐसे वैसे अनरियलाइज्ड रेंट तब माना जाएगा जब रूल 4 की 4 कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएंगी। रूल 4 में 4 कंडीशंस दी हुई हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब वो अनरियलाइज रेंट है, और एक बार ये अनरियलाइज रेंट हो गया तभी वो एक्चुअल रेंट से माइनस होगा। यानी अगर मैंने आपको 12 महीने के लिए घर दिया हुआ है, आपने मुझे 8 महीने का किराया दिया, 4 महीने का किराया नहीं दिया, ये तब 4 महीने का किराया मान लिया जाएगा अनरियलाइज रेंट है, व्हेन दिस 4 मंथ्स रेंट फुलफिल और सेटिस्फाई ऑल दीज 4 कंडीशंस। अदरवाइज अगर कंडीशन पूरी नहीं करेगा तो मान लिया जाएगा आपको किराया 12 महीने का एक्चुअल में मिला है। क्या है ये अनरियलाइज रेंट? पहला है अनरियलाइज रेंट की कंडीशन में टेनेंसी वॉज बोनाफाइड, टेनेंसी जेन्युइन होना चाहिए, हवा हवाई नहीं होना चाहिए। टेनेंट हैज वैकेटेड ऑल द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द सेम एसएससी। अच्छा, टेनेंट ने मेरे जितने भी मकान कब्जा करके रखे हैं या किराए पर ले रखे हैं, वो मेरे सारे मकान वो किराएदार वापस कर दे, यानी खाली कर दे, वैकेंट कर दे। तीसरा, एसएससी ने उस किराएदार के खिलाफ जेन्युइन स्टेप्स उठाए हों किराया वसूलने के लिए, एफआईआर या उसके खिलाफ लीगल सूट किया हो। और लास्ट, हमने असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दिया कि भाई अब कुछ भी कर लो, वो निहायत ही ढीठ बंदा है, वो पैसा देने वालों में से नहीं है। अगर मैं ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करता हूँ, पहली, टेनेंसी वॉज बोनाफाइड, टेनेंट हैज वैकेटेड ऑल द प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू द सेम एसएससी, एंड एसएससी हैज टेकन ऑल द लीगल स्टेप्स अगेंस्ट द टेनेंट टू रिकवर द अनरियलाइज्ड रेंट, एंड द लास्ट वन, एसएससी हैज मेड सेटिस्फाइड टू द एओ दैट द अमाउंट कुड नॉट बी रियलाइज्ड। क्लियर? अच्छा सर, अब आते हैं फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट। अगर एक्चुअल रेंट हायर है फेयर नंबर 2 से, तब आंखें बंद कर लो, आपका एक्चुअल रेंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। और अगर एक्चुअल रेंट कम है फेयर रेंट नंबर 2 से, तो 2 चीजें हो सकती हैं। क्या ये एक्चुअल रेंट कम है ड्यू टू वैकेंसी? अदर केस, अगर ये एक्चुअल रेंट कम है वैकेंसी के कारण, तो एक्चुअल रेंट ही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, और अदर केस में फेयर रेंट नंबर 2 ही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। वैकेंसी इज क्वाइट डिफरेंट वर्ड फ्रॉम द अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट जो मिला नहीं, मिलना चाहिए था। वैकेंसी, मकान खाली था, किराया तो कोई देगा ही नहीं। मैंने 12 महीने के लिए मकान किराए पर उठाया था ना, 12 महीने में से 2 महीना मेरा मकान खाली था। मैंने किराए पर 10 महीने के लिए उठाया था, मकान किराएदार ने मुझे 6 महीने का किराया दिया, तो 4 महीने का ये अनरियलाइज्ड हो जाएगा जो मुझे किराएदार से नहीं मिला। और जब मेरे यहाँ कोई किराएदार था ही नहीं, तो किराया किससे मिलेगा? दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। इज इट क्लियर? अच्छा, हम लोगों ने 2 चीजें देखी, हाउ टू कंप्यूट annual value as well the charging section. The annual value of any property comprising any building or land appurtenant thereto of which assessee is then shall be charged to tax under the head income from house property after giving deductions under section 24. Section 23 कहता है कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू जो दोनों में से अधिक होगा फेयर नंबर 1 होगा। फेयर नंबर 1 में आप स्टैंडर्ड रेंट जो दोनों में से कम होगा वो आपका फेयर नंबर 2 होगा। फेयर नंबर 2 और एक्चुअल रेंट, अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, अगर एक्चुअल रेंट कम है ड्यू टू वैकेंसी है तो एक्चुअल रेंट, अदरवाइज फेयर नंबर 2 इज आवर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर, सेक्शन 24 2 डिडक्शंस बताई गई हैं सेक्शन 24 में। पहली डिडक्शन है
वो तब समझ में आएगी जब हम फॉर्मेट प्रिपेयर कर लें। हाउ टू कंप्यूट हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू रखेंगे, सर वो तो सीख लिया हम लोगों ने, माइनस म्यूनिसिपल टैक्स। कौन सा टैक्स? म्यूनिसिपल टैक्स। ये दो कंडीशन पूरी करनी चाहिए तभी माइनस होगा, पेड बाय एसएससी एंड एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर हमको छूट मिलेगी। समझ में आई बात? म्यूनिसिपल टैक्स की छूट आपको तभी मिलेगी जब एक्चुअली पेड बाय एसएससी हो और एक्चुअल में पेमेंट किया गया हो। इसको हम कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, सीधे सीधे 30% ऑफ NAV, आंख बंद करके 30% ऑफ NAV, यह आपका कवर हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ, जब बात आती है 24B की तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके लिए अब हम स्टडी करेंगे, जितना भी आएगा माइनस कर लेंगे, ये आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट्स इट। तो हमें क्या स्टडी करनी है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए आप दो चीजें ध्यान में रखिए। लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी 100% डिडक्टेबल होता है, सोचना मना है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, वो प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रहते हैं, जिसको गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन में दिया है कि एक मकान आप अपने रहने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पर इंटरेस्ट की छूट आपको कितनी मिलेगी? मैक्स 2 लाख या मैक्स 30,000। कब 2 लाख की छूट मिलेगी और कब 30,000 की? तो कंडीशंस बताई गई हैं। पहली कंडीशन कि जो आपने लोन का पेमेंट, जो लोन लिया है, वो लिया है आपने ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99 कि 98? 1 अप्रैल, देखें दिमाग से, 99 ही है। 1 अप्रैल 99। लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99। लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी रिपेयर वगैरह के लिए ना हो। कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन मस्ट बी कंप्लीटेड विदिन 5 years, नॉट 3 years। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, 5 साल। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में यू विल बी एलिजिबल टू गेट द डिडक्शन मैक्स रुपीज 2 lakhs। Otherwise, if any one of these conditions are not satisfied, then maximum 30,000. Is it clear? अच्छा, ये था आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। हम लोगों ने 22 देखा, 23 देखा, 24 देखा। 25A जो इस साल का अमेंडमेंट है, कहता है आपको रिकवरी किसी भी चीज की हुई हो, किसी भी चीज की। सर रिकवरी किस चीज की? रिकवरी, याद रखे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अनरियलाइज्ड रेंट जो नहीं मिल पाया उसकी रिकवरी, या एक और रिकवरी वो है एरियर ऑफ रेंट की। ये क्या होता है? सर मेरा मकान मालिक के साथ झगड़ा चल रहा था, उसने कहा पैसा दो। मैं मकान मालिक हूँ, कोई मेरा किराएदार है, मेरा झगड़ा चल रहा था उससे। मैंने कहा किराया बढ़ाओ किराया बढ़ाओ, वो बढ़ा ही नहीं रहा था। मैंने कोर्ट केस कर दिया। आज 5 साल बाद डिसीजन आया, कोर्ट ने कहा अरे दे दे इसको, हर महीने 2,000 एक्स्ट्रा दे, किराया बढ़ा कर दे, पिछले 5 साल का दे। तो उसने हमको 5 साल का 1,20,000 इकट्ठे दे दिया। मैंने सोचा भी नहीं था और काम हो गया। ये एरियर ऑफ रेंट की रिकवरी है। कहा गया अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हो या एरियर ऑफ रेंट की रिकवरी हो, इट विल बी चार्ज टू टैक्स इन द ईयर ऑफ रिकवरी। चार्ज टू टैक्स इन द ईयर ऑफ recovery, but yes, after deduction of 30% of recovery. Is it clear? ये है आपका सिस्टम।
तो अब चाहे एरियर ऑफ रेंट हो, अब चाहे अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हो, दोनों कंडीशंस में हमको 30% की डिडक्शन मिलेगी। सेक्शन 26 कहता है को ओनरशिप। अगर कोई मकान दो या दो से अधिक लोगों ने मिलकर खरीदा है, को ओनरशिप में खरीदा है, तो कहा गया कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें भूल जाएं कि आपको ओनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मान लें एक ही एसएससी है, जो भी आपका रिजल्टेंट फिगर होगा वो को ओनर्स में उनकी रेशियो में बांट देंगे। दैट्स इट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ को ओनरशिप क्वेश्चंस। सेक्शन नंबर 27, द लास्ट वन सेक्शन, और ये आपका है डीम्ड ओनर। अगर कोई इंडिविजुअल, ये वो ओनर्स हैं जिनको माना गया है डीम्ड ओनर, एक्चुअली दे आर नॉट द ओनर राइट नाउ बट फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, दीज आर द पर्सन हु आर ट्रीटेड टू बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एक्चुअल ओनर वोंट बी ट्रीटेड एज owner but the other one person will be treated as owner. How and why? This is defined under section 27. कहा गया अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है विदाउट कंसीडरेशन, विदाउट एडेक्वेट कंसीडरेशन, तो ट्रांसफर वुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। यस सर। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस को एज प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अलग रहने के कंसीडरेशन में, तो स्पाउस को अलग कर दो, दोनों को अलग अलग कर लो, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग मानी जाएंगी, क्योंकि यहां पर एग्रीमेंट हुआ है दोनों के अलग रहने का। अगर कोई इंडिविजुअल अपने माइनर चाइल्ड को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बिना कंसीडरेशन या बिना एडेक्वेट कंसीडरेशन, अरे भाड़ में जाए, कोई कंसीडरेशन हो या ना हो, माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट सारे के सारे वॉइड होते हैं। तो कहा गया अगर कोई इंडिविजुअल अपने माइनर चाइल्ड को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो वहां पर प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम अब माइनर चाइल्ड के हाथ में टैक्सेबल ना होकर के इंडिविजुअल के हाथ में यानी ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगी। अगर कोई इम्पार्टिबल स्टेट है, अगर कोई इम्पार्टिबल स्टेट है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको बीच में से विभाजित ना किया जा सके, पार्टीशन ना किया जा सके, तो कहा गया उस प्रॉपर्टी में कई लोग रहते हैं, उस इम्पार्टिबल स्टेट, राजा महाराजाओं की प्रॉपर्टीज, तो कहा गया उन प्रॉपर्टीज का जो होल्डर होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज द डीम्ड ओनर। उस प्रॉपर्टी में, उस इम्पार्टिबल स्टेट में आने वाली जितनी भी इनकम है, कैलकुलेटेड इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, वो सब उस होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होंगी। अगर कोई मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लूँ, मैं कोई कंपनी बना लूँ, मैं कोई म्यूचुअल कंसर्न बना लूं और उसमें हम लोग मिल करके सरकार को मूर्ख बनाने के लिए, या नॉर्मली जो आप लोग देखते हैं सोसाइटी वगैरह बनाई जाती हैं, कई लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। एक ज़मीन लेने में 50 लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, उस पर फ्लैट्स बनाए गए और इन फ्लैट्स को अपने मेंबर्स को एलोकेट कर दिया गया उनकी मेंबरशिप या उनकी शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट। तो कहा गया ये जो अलॉटीज है ना, एक्चुअल ओनर कौन है? ये सोसाइटी। एक्चुअल ओनर कौन है? ये कंपनी जिसके नाम से वो बिल्डिंग और प्रॉपर्टी है, लेकिन अलॉटीज वुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग द टैक्स। जी सर। अगर कोई पोजीशन दिया गया है प्रॉपर्टी का, I am not the actual owner of the property, but I hold key of those property. I have a control over the property. Then it has been said according to section 53A of the Transfer of Property Act 1882 that I'll be treated as owner. तो उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम मुझे ही देनी पड़ेगी। अगर मैं किसी प्रॉपर्टी का मालिक एक्चुअल में नहीं हूं, लेकिन वो प्रॉपर्टी मेरी काइंड कंट्रोल या कंसिडरेशन में है, तो मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाऊंगा। ये था आपका सेक्शन 27। चैप्टर इज ओवर। थैंक यू बच्चों।